हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। उसके अंदर हम ऑलरेडी स्टार्ट किए थे रिस्क क्या होता है। लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़े थे व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ रिस्क, राइट। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं। तो रिस्क को ब्रॉडली दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, राइट। तो फेमसली दो टाइप के रिस्क होते हैं, ऐसे तो और भी बहुत सारे टाइप ऑफ रिस्क हम आगे पढ़ेंगे, बट अगर मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताऊं तो मेनली दो टाइप का रिस्क होता है। एक हो गया सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा हो गया अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर है। हम पहला स्टार्ट करेंगे सिस्टमेटिक रिस्क। देखना, systematic risk refers to that portion of variation in return caused by factors that affect prices of all the securities। वो फैक्टर्स जो सारे सिक्योरिटीज के प्राइसेस को अफेक्ट करता है, सिर्फ हमको अफेक्ट नहीं कर रहा, हमारे जैसे और जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटीज को इंपैक्ट करता है। ऐसे फैक्टर्स को बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंपैक्ट्स द ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे कंपनी को इंपैक्ट करता है ये। ऐसे रिस्क को बोलेंगे सिस्टमेटिक, राइट। आज जैसे हमारी सोसाइटी में कोई चेंजेस हो रहा है, पॉलिटिकली कोई चेंजेस हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस हो रहा है, कोई दो कंट्री वॉर कर रहे हैं, तो इन सब के वजह से सारे के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है। The effect in systematic remain causes the prices of all the securities, सारे securities के prices का impact पड़ेगा उस पे to move in the same direction। तो सारे कंपनी के securities जो है वो जो है कम होगा। The movement is generally due to response to, क्या क्या हो सकता है, कोई इकोनॉमी में कोई चेंजेस आया, सोसाइटी में कोई चेंजेस आया, पॉलिटिकली कोई चेंजेस आएगा। तो ये सब चेंजेस सिर्फ हमको इम्पैक्ट नहीं करेगा, हमारे जैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको इम्पैक्ट करेगा। क्लियर है। द सिस्टमेटिक रिस्क कैन नॉट दस बी अवॉइडेड। तो हम सिस्टमेटिक रिस्क अवॉइड कर ही नहीं सकते। हम सोसाइटी में रहते हैं, इकोनॉमी का पार्ट है हम, ठीक है। तो सोसाइटी में जो चेंजेस आएगा, इकोनॉमी में जो चेंजेस आएगा, पॉलिटिकल पार्टी में जो चेंजेस आएगा, वो सारे के सारा चेंजेस का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। हम ये रिस्क को जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर है। तो सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो अवॉइड नहीं हो सकता, कोई भी तरीके से अवॉइड नहीं हो सकता। क्लियर है। सिस्टमेटिक डिस्टर्ब्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। दस डिस्ट्रप्शन कैन इम्पोज नेगेटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जनरली, और जो प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज है वो फॉल करेगा। द रिसेंट फाइनेंशियल क्राइसिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द सेम। तो अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है ये सबसे बड़ा एग्जांपल है सिस्टमेटिक रिस्क का। सिस्टमेटिक रिस्क हैव ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द होल ऑफ द इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एंड दस कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड मतलब हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। क्लियर है। तो सिस्टमेटिक रिस्क हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है। पूरे इकोनॉमी में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको सिस्टमेटिक रिस्क फेस करना पड़ेगा, और कोई भी तरीके से सिस्टमेटिक रिस्क जो है उसको अवॉइड या कम नहीं किया जा सकता। क्लियर है। However, the impact of systematic can be reduced by certain policies। कुछ छोटा मोटा पॉलिसीज बनाकर हम थोड़ा बहुत हमारे ऊपर इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट को रिड्यूस भी नहीं कर सकते और इम्पैक्ट को खत्म तो कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है। तो सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम थोड़ा बहुत अपना बिजनेस के पॉलिसी से थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक रिस्क से बचने का जो है तरीका निकाल सकते हैं, या थोड़ा बहुत पहले से तैयार हो सकते हैं सिस्टमेटिक रिस्क से बचने के लिए, बट ओवरऑल उसको इन्फ्लुएंस करना या ओवरऑल सिस्टमेटिक रिस्क को कम करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये। सिस्टमेटिक अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, क्या क्या रीजन होता है जनरली
सिस्टमेटिक रिस्क अराइज होने का, और ये सबके लिए होता है, इट एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। क्लियर? देखना, पहला मार्केट रिस्क, वेरिएशन इन द प्राइसेस स्पार्क्ड ड्यू टू सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इवेंट्स। सोसाइटी में कुछ हो रहा है, पॉलिटिकली कुछ हो रहा है, इकोनॉमी में कुछ हो रहा है, इन सब के वजह से मार्केट में रिस्क रहता है। Market risk arises out of the changes in the demand and supply pressure in the market following the changing flow of news and expectations. Apart from this, the subjective factors like psychology, लोगों के sentiments, investors के, ये सब भी मार्केट को फ्लक्चुएट करता है, मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर है? तो पहला फैक्टर हो गया मार्केट रिस्क, मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहा है या फिर जो भी डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आ रहा है, इसके वजह से प्राइस जो है सिक्योरिटीज का वो फ्लक्चुएट होता है। आज हम कोई भी कंपनी का शेयर्स खरीदे, वो शेयर प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। देना, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। Generally, prices of the security tend to move inversely with the changes in the rate of interest. क्या बोल रहा है? शेयर्स का जो प्राइसेस है और इंटरेस्ट रेट है, ये इनवर्सली रिलेटेड है। कैसे? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो शेयर प्राइसेस जो है वो गिरेगा। रीजन क्या समझना ध्यान से। आज सोच लो बैंक हमको ज्यादा इंटरेस्ट देने लगा, सोच लो मैं बैंक में पहले पैसा रखता था तो बैंक मुझे 7% इंटरेस्ट देता था, ठीक है। अभी मैं बैंक में पैसा रखूंगा तो बैंक मुझे 9% इंटरेस्ट देगा, तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा, ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं बैंक में पैसा रखूं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है पहले के मुकाबले। तो मैं ज्यादा पैसा अगर बैंक में रखूंगा, इसका मतलब मैं शेयर्स बेचूंगा, शेयर्स में पैसा नहीं लगाऊंगा, तो शेयर का प्राइसेस जो है वो गिरेगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के वजह से इन्वेस्टर्स जो है उस जगह इन्वेस्ट करता है जहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है, डेट में पैसा लगाता है या फिर लोन्स देता है या बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स करता है। तो जब इन्वेस्टर इन जगह पे इन्वेस्ट करेगा ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो वो पैसा कहां से निकालेगा? इन्वेस्टर शेयर्स में से निकालेगा, तो शेयर्स बेचेगा, और अगर शेयर्स बेचेगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अगर शेयर बेचने लग गए तो शेयर प्राइस जो है वो गिरेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बोला गया है prices of the securities are inversely related with the rate of interest. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो प्राइसेस गिरेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो कोई पैसा नहीं लगाएगा। बैंक मुझे पहले 7% देता था, अभी 5% देगा, तो मैं बैंक में पैसा नहीं लगाऊंगा, बैंक में पैसा नहीं रखूंगा, बैंक से पैसा निकाल लूंगा और शेयर्स में पैसा डाल दूंगा, तो शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ेगा। क्लियर है? क्योंकि शेयर का डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है ये? देखना, the market activity and investors' perception are influenced by the change in the interest rate, which in turn depend on nature of instruments, stocks, bonds, loans, etc. तो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आने के वजह से लोगों का परसेप्शन, लोगों का इन्वेस्टमेंट का तरीका चेंज होता है। क्लियर? बेसिकली द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द इन्वेस्टर्स affect the riskiness of the investment due to their effects on the return expectations. तो जो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी लाता है आरबीआई, आरबीआई डिसाइड करेगा ना इंटरेस्ट रेट क्या होगा। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा, हमारा जो शेयर का प्राइसेस है वो फॉल कर सकता है। क्लियर है? और आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए इसको कौन सा रिस्क बोलते हैं? सिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर है? ये बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और सबको इंपैक्ट करेगा। सिर्फ हमको इंपैक्ट नहीं करेगा, हमारे जैसे और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इंपैक्ट करेगा ये। क्लियर है ये? नेक्स्ट, परचेजिंग पावर रिस्क। देखना, अनसर्टेनिटी ऑफ परचेजिंग पावर इज रेफर्ड टू एज द रिस्क ड्यू टू इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, चीजों का रेट बढ़ेगा,
तो लोगों का सामान खरीदने का क्षमता कम हो जाएगा। देखो, आज सोच लो कोई चीज 100 रुपए में मिलता है, सोच लो ये पेन 100 रुपए में मिलता है, ठीक है, तो मैं एक पेन खरीदता हूं, या सोच लो मैं 10 पेन खरीदता हूं, ठीक है, अगर ये 100 रुपए का मिलता है तो मैं 10 पेन खरीदता हूं, मतलब 1000 रुपया का पेन खरीदता हूं, सोच लो एक महीना में, ठीक है। अब अगर सोच लो ये पेन 100 की जगह 200 का हो जाएगा, सपोज इन्फ्लेशन की वजह से पेन 100 का की जगह 200 का मिलने लगेगा, तो मैं फिर 10 पेन नहीं खरीद पाऊंगा, मैं सिर्फ 5 ही पेन खरीद पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 1000 रुपए है। तो अब मैं 1000 रुपए में 10 पेन नहीं ला पाऊंगा, कितना पेन खरीद पाऊंगा, सिर्फ 5। तो मेरा परचेजिंग पावर कम हो गया। पहले मैं 10 पेन खरीद पाता था, आजकल मैं 5 पेन खरीद पाता हूं। इसको बोलते हैं रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर। क्लियर है? देखना, inflation erodes optimism since the entire price group, and that lead to higher income, but the effect on this hike in income increases cost of production। inflation की वजह से cost of production बढ़ेगा, wages बढ़ेगा, raw material बढ़ेगा, तो इससे cost of production बढ़ेगा, और cost of production बढ़ने से जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों का परचेजिंग पावर जो होगा वो कम हो जाएगा। क्लियर है? एंड द कॉन्सिक्वेंट लोअर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट लीडिंग टू लो और नो डिविडेंड। ऑर्गेनाइजेशन का भी मार्जिन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी डिविडेंड्स नहीं दे पाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट बढ़ा, और कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्केट में चीजों का रेट बढ़ा, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय गैप बिटवीन इंक्रीज डिमांड। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, देखना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा कोई चीज का, और क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड हो गया इसीलिए चीजों का रेट बढ़ा। दिस इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर है? पीपल हैव मोर मनी इन देयर हैंड्स एंड दे डिमांड मोर कंज्यूमेबल्स एज वेल एज ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। तो जब लोगों का इनकम बढ़ेगा, वेजेस बढ़ेगा अगर, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट्स ज्यादा सामान खरीदेंगे, और ज्यादा डिमांड होगा तो चीजों का रेट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जब भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है, चाहे वो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हो या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो, कोई भी वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों का परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस होता है उससे। क्लियर है ये? तो परचेजिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक कंट्री कोशिश करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। गवर्नमेंट का हमेशा प्रायोरिटी रहता है कि गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। क्लियर है ये गया सिस्टमेटिक रिस्क। नेक्स्ट आता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। देखना, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क refers to that portion of risk which is caused due to factors यूनिक और रिलेटेड टू अ फर्म और इंडस्ट्री, जो सिर्फ हमारे जैसे फर्म या हमारे इंडस्ट्री को इंपैक्ट करता है, बाकी इंडस्ट्री को इंपैक्ट नहीं करता। जैसे सोच लो, मैं सोच लो मेडिसिन बनाता हूं, ठीक है, अभी मेडिसिन में कोई चेंजेस आया, मेडिसिन के पॉलिसी में कोई चेंजेस आया, तो सारे मेडिसिन वालों को इंपैक्ट करेगा, लेकिन बाकी दूसरे बिजनेस है, टेक्सटाइल हो गया, उनको इंपैक्ट नहीं करेगा। ऐसे को बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो अनसिस्टमेटिक का मतलब होता है जो सिर्फ हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को इंपैक्ट करता है, जो स्पेसिफिक है हमारे इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ हमारे इंडस्ट्री रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को इंपैक्ट करता है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को इंपैक्ट नहीं करता है। क्लियर है? दिस रिस्क इज अ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है एंड कैन बी कंट्रोल्ड। हम चाहें तो इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं सही तरीका जो है अपना कर। क्लियर है? तो जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको कंट्रोल एंड रिड्यूस किया जा सकता है। एज इट इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर फर्म और इंडस्ट्री, इट इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स लाइक लेबर अनरेस्ट, लेबर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, मैनेजमेंट पॉलिसीज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ पावर है, रिसेशन है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, कंज्यूमर का चॉइस चेंज हो रहा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं सिर्फ हमसे रिलेटेड है, हमारे हमसे मतलब हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दूसरे इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। अब मेडिसिन वालों का इंडस्ट्री, मेडिसिन में कोई चेंजेस आएगा तो सारे मेडिसिन वालों को इंपैक्ट करेगा,
लेकिन टेक्सटाइल को इंपैक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? ऐसे रिस्क को बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क, और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है और हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिस्क। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, वन इज सिस्टमेटिक रिस्क एंड अदर इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। समझ में आ गया इतना? क्लियर है? नेक्स्ट आता है दो और रिस्क जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, एक हो गया ऑपरेशनल रिस्क और एक हो गया फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, देखना सबसे पहला ऑपरेशनल ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। दो टाइप का होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल रिस्क इज कॉज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रोडक्ट मिक्स, हम सही प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हमको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहा, इनकम्पिटेंसी टू फेस कंपटीशन, हम कंपटीशन से मतलब कॉम्पिटिटर से मतलब फेस नहीं कर पा रहे कॉम्पिटिटर को, हमारा कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम बहुत वीक हो जा रहे हैं, ये हमारे पास सही मैनेजमेंट का तरीका नहीं है। ठीक है, तो इन सब के वजह से बिजनेस में नुकसान होगा। क्लियर है? ये सब कौन सा रिस्क बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। बिजनेस के अंदर ये सब इंटरनल है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से के अंदर की चीजें हैं। इंटरनल रिस्क एसोसिएटेड विद एफिशिएंसी विद व्हिच द फर्म कंडक्ट्स इट्स ऑपरेशन। हम कितने अच्छे से अपना काम को करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने काम को अच्छे से नहीं करते हैं तो हमेशा बिजनेस में रिस्क बना रहेगा। रिस्क मतलब चांसेस ऑफ लॉस। क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं भी है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे कि एक्सटर्नल बिजनेस अराइज ड्यू टू चेंज इन ऑपरेटिंग कंडीशंस। हमारे आसपास का कंडीशंस चेंज हो रहा है, ठीक है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। आसपास हमारे जो लॉज है, रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट का कंडीशन चेंजेस हो रहा है, और ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा। क्लियर है? तो बेसिकली ऑपरेशनल रिस्क मतलब रिस्क ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो रिस्क है, दो टाइप का रिस्क है, एक जो हमारे कंट्रोल में है इंटरनल फैक्टर्स, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज ऑपरेशनल रिस्क, ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। क्लियर है? और एक दूसरे टाइप का रिस्क है, डेट इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है जहां हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, पढ़े हम ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा डेट यूज करते हैं। जब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा डेट यूज करते हैं तो देर इज अ चांस कि अगर बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं हुआ या कोई साल बिजनेस में लॉस हुआ तो हम इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा कब होता है? जब डेट ज्यादा यूज होगा बिजनेस में। क्लियर है? अ कंपनी विद नो डेट, अगर डेट है ही नहीं, then it has no financial risk. Financial risk is related with use of debt in the capital structure. Clear? The extent of financial risk depends on the leverage of the firm's capital structure. Leverage मतलब use of debt. जितना ज्यादा debt use होगा, financial risk भी उतना high होगा. Clear? Proper financial planning and other financial adjustments can be used to correct this risk, and such it is controllable है, लेकिन proper planning और adjustments का जरूरत पड़ेगा। Financial is one of the major concern of every business. Financial risk is caused due to market movements, and market movements can include host of factors. तो बहुत सारे factors है जो फाइनेंशियल रिस्क को इम्पैक्ट करता है। आज कोई भी चेंजेस हो रहा है हमारे आसपास, उसके वजह से अगर बिजनेस में नुकसान हुआ, तो बिजनेस में अगर नुकसान होगा तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा? हम अपना इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और अगर अपना इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तब दिस इज अ फाइनेंशियल रिस्क। क्लियर है? बेस्ड ऑन दिस फाइनेंशियल रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज, फाइनेंशियल रिस्क को भी और वेरियस टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मार्केट रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, लीगल रिस्क हो गया। क्लियर है? उसको उतना डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे एग्जाम में अगर फाइनेंशियल रिस्क हमको पता होगा देन इट इज सफिशिएंट। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, और फिर हम पढ़े ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।